हाय गाइस, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम इतिहास के अंतर्गत ही चल रहे हैं और इतिहास के पिछले क्लास में हमने बताया था, जो हमारा वीडियो आपने देखा होगा, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के प्रमुख कारणों को हमने बताया था कि उसके प्रमुख कारण क्या थे। उसी के आगे क्रमिक रूप से हम चल रहे हैं, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार, पाठ्यक्रम के अनुसार हम आपको पढ़ा रहे हैं। और उसमें जो भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, उसका जो प्रमुख कारण था, उसको आपने विस्तृत रूप से पिछले क्लास में पढ़ा है। लेकिन हम एक शब्द में उसकी चर्चा करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, उसका प्रमुख कारण क्या था। जैसे कि आपको हमने बताया था पिछले क्लास में कि जो अंग्रेजी शासन के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा जो कानून और नियम बनाए जा रहे थे, उससे भारतीय लोग क्या थे, असंतुष्ट थे। और उस स्थिति में सभी क्या हुए, एकजुट हुए। और एकजुट होने के बाद हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन क्या हुआ, व्यापक रूप से आगे की तरफ बढ़ा। और इस राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत भारत में विभिन्न प्रकार की घटनाएं क्या हुई, घटित हुई। उन घटनाओं की चर्चा हम यहाँ पे निम्न रूप में करेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो जन्म हुआ 1885 में, भारतीयों के लिए एक नया युग क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। क्योंकि 1885 में भारतीय कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी निकल के आई, हम कह सकते हैं, वो अखिल भारतीय एक ऐसी संस्था निकल के आई जिसमें लोगों को एक आधार मिला कि हम एक ऐसे राजनीतिक संस्था के रूप में एक ऐसी पार्टी की स्थापना की है जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से हम अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर सकते हैं, आंदोलन को आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो जन्म हुआ, हम इस कह सकते हैं कि इसकी जो स्थापना हुई वो 1885 में की गई। और जो इसके कह सकते हैं जो स्थापना में प्रमुख रूप से भूमिका निभाई, उनका नाम था AOU। क्या थे, AOU। यह एक अवकाश प्राप्त, हम कह सकते हैं कि उदारवादी क्या थे, व्यक्ति थे, जो अवकाश प्राप्त अधिकारी थे, अंग्रेज ही थे। और इनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या किया गया, स्थापना किया गया। और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना की गई, उसका स्टार्टिंग में जो रूप था, जो रंग था, जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो उसकी नीतियां थी, उसमें लोगों को थोड़ा सा क्या लग रहा था, हम कह सकते हैं कि उनको असहज लग रहा था। इसीलिए हम समझाने के लिए आपको ब्लैक बोर्ड पर दिखा रहे हैं। इसको हमने दो चरणों में बांट लिया है कि 1885 से लेकर 1885 से 1919 का जो प्रथम चरण था, इसमें भारतीय कांग्रेस जो पार्टी थी, उसकी जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो उद्देश्य थे, लोगों को उसमें क्या लग रहा था, हम कह सकते हैं कि उसमें उनको थोड़ा सा शक लग रहा था। वो उनके लिए क्या लग रहा था कि हो सकता है कि अंग्रेजों की दूसरी क्या हो, चाल हो। तो स्टार्टिंग में इसमें जो उच्च वर्ग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, और साथ ही साथ जो मध्यम वर्ग था, वही इसके जो कह सकते हैं कि विचार था, उससे क्या हुआ, प्रेरित हुआ। और वही इसमें क्या हुआ, शामिल हुआ। लेकिन जो दूसरा इसका चरण था 1919 से लेकर 1947 में, चूंकि इतने दिनों में इस पार्टी के द्वारा जो कार्य किए गए थे, इस पार्टी के द्वारा जो गतिविधियां की गई थी अंग्रेजों के खिलाफ, अब लोगों को ऐसा लगने लगा कि नहीं, जो हमारा इसके प्रति शक था, जो हमारा इसके प्रति अंदेशा था, वो बिल्कुल गलत था। यह हमारे हित की बात करता है, यह हमारे लिए ही क्या कर रहा है, जो भी योजनाएं बना रहा है हमारे हित की ही है। देन इस चरण में, इस पीरियड में
लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें क्या किया, हिस्सा लिया। और उस समय सभी वर्गों के लोग, चाहे उच्च वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे निम्न वर्ग हो, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे छात्र हो, चाहे हम कह सकते हैं महिला या पुरुष हो, सबने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत क्या किया, अपने कह सकते हैं कि समर्थन को दिया। आगे चल के बहुत सारे लोग इस राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से क्या होते गए, जुड़ते गए और इसका रूप क्या होता गया, बढ़ता गया। इसके बाद इसमें भी कुछ ऐसी बातें हुई कि लोगों की सोच क्या हो गई, कुछ विचारधाराएं इसमें क्या होने लगी, बढ़ने लगी, जिसमें हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की विचारधारा बाद में चल के, कालांतर में चल के कांग्रेस में दो तरह की विचारधाराएं हो गई। एक विचारधारा हो गया नरम और दूसरा क्या हुआ, गरम। तो यहाँ पे जो पहली विचारधारा के लोग थे, मीन्स कह सकते जो उदारवादी दल था, जो नरम दल था, उसमें प्रमुख रूप से दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, सच्चिदानंद सिन्हा, ये लोग इसमें सम्मिलित थे। इनका मानना यह था कि हम प्रार्थना करके अंग्रेजों के बनाए हुए नीतियों के विरोध में संवैधानिक रूप से हम आंदोलन करके और अपने देश को अंग्रेजों से क्या कर सकते हैं, मुक्त करा सकते हैं। यानी कि हम अहिंसात्मक तरीके से क्या कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं और अंग्रेजी हुकूमत को हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो ये इनका मानना था कि हम इस तरीके से प्रार्थना करके, संवैधानिक तरीके से जो है सभा करके और हम अपने देश को अंग्रेजों से क्या कर सकते हैं, मुक्त करा सकते हैं। दूसरा जो दल था, जैसे नाम से पता चल रहा है, गरम दल, तो इसके जो प्रमुख नेता थे, जो प्रमुख क्रांतिकारी लोग थे, जिसमें बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल थे, बाद में और सारे क्रांतिकारी इसमें जुड़े, इस विचारधारा से क्या हुए, जुड़े। तो इनका मानना यह था कि हमें जल्दी आजादी चाहिए, हम इतने दिन तक इंतजार नहीं कर सकते हैं, हम अनुनय विनय करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे तो उसमें क्या होगा, टाइम लगेगा, हमें आजादी तो क्या चाहिए, अति शीघ्र चाहिए। अगर आप बाल गंगाधर तिलक की उन बातों को याद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनके अंदर किस तरह की भावना थी। जैसे उन्होंने ये स्टेटमेंट कहा था कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्धि अधिकार है और हम इसे क्या करेंगे, लेकर रहेंगे। ये बातें बता रही है कि गरम दल के जो भी क्रांतिकारी लोग थे, उनके अंदर किस तरीके की सोच थी कि हमें तो आजादी क्या चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए। और उन्होंने इसके लिए हिंसात्मक रूप से क्या किया, आंदोलन किया। आगे आप देख सकते हैं कि क्रमिक रूप से चलेंगे। जैसे हम आपको बंग भंग आंदोलन के बारे में बता रहे हैं अब, तो बंग भंग आंदोलन, अब अंग्रेजों को ऐसा लग रहा था कि भारत के हर वर्ग में देशभक्ति की भावना क्या हो चुकी है, जागृत हो चुकी है। उस कंडीशन में हमें कोई ऐसी नीतियां अपनानी चाहिए, उस कंडीशन में हमें इस तरीके की व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे इसमें आपस में क्या हो जाए, फूट हो जाए। देन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो भागों में क्या किया, बांट दिया। बंगाल को दो भागों में बांटने का लॉर्ड कर्जन का तर्क ये था कि हम इस राज्य को दो भागों में बांट देंगे तो शासन और प्रशासन क्या हो जाएगा, चुस्त और दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन असल मकसद तो लॉर्ड कर्जन का कुछ और ही था। जिस प्रकार लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो भागों में बांटा, एक तरफ पूर्वी, दूसरी तरफ पश्चिमी भाग, तो जो पूर्वी भाग था उसमें मुसलमानों की संख्या क्या थी, अधिक थी, और जो पश्चिमी भाग था उसमें हिंदुओं की संख्या क्या थी, अधिक थी। तो लॉर्ड कर्जन ने इस तरीके से बंगाल को दो भागों में किया ताकि यहाँ सामुदायिक, जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि विचारधाराओं के द्वारा लोगों में आपस में क्या हो जाए, मतभेद हो जाए। और हम कह सकते हैं कि लॉर्ड कर्जन कुछ हद तक अपने मकसद में क्या हुआ, कामयाब हुआ।
और जिसके फलस्वरूप 1906 ईस्वी में भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और उसी समय हिंदुओं के द्वारा भी 1906 ईस्वी में ही हिंदू महासभा का क्या कर दिया गया, गठन कर दिया गया। इस तरीके से लॉर्ड कर्जन की जो सोच थी, जो नीयत थी, उसमें वो क्या हो गया, कामयाब हो गया। और उसने एक तरीके से नफरत की जो बीज थे उस समय क्या किया, बो दिया। और आगे आप देखेंगे, आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि किस तरीके से यही सोच और यही जो एक तरीके से चीजें थी वो हमारे देश को दो भागों में क्या किया, बांट दिया। तो इस तरीके से जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो भागों में बांटा तो भारत के जितने भी निवासी थे, भारत के जितने भी लोग थे, सबके अंदर ये मैसेज गया। तो उन्होंने इसका विरोध करना क्या किया, चालू किया कि यह अच्छी बात नहीं है कि हमारे देश में ही एक तरीके से इस तरीके की चीजें हो जिससे हमारे अंदर नफरत पैदा हो। उसके बाद आंदोलन की गति को बढ़ाते हुए आगे की तरफ पूरे देश में एक दूसरे तरीके का आंदोलन स्टार्ट किया गया जिसका नाम था बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन। बहिष्कार यानी अंग्रेजों के द्वारा जो बनाई हुई वस्तुएं थी, अंग्रेजों के द्वारा जो लाई हुई सामान थे, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए जो नियम और कानून थे, उसका लोगों ने क्या किया, बहिष्कार कर दिया। उसको मानने से क्या किया, इनकार कर दिया। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि स्वदेशी, हम अपने ही देश की बनाई हुई वस्तुओं का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। लोगों ने ये नारा लगाना शुरू कर दिया कि अब हमारा ही उद्योग होगा, हम अपने उद्योग को लगाएंगे, हम अपने स्कूल को खोलेंगे, हम अपने कचहरियों को लगाएंगे, कचहरियां बनाएंगे, इसमें हम अपना ही कानून चलाएंगे, हम अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी अब नहीं करेंगे और हम अपने आत्मशक्ति को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। इस तरह से पूरे देश में विश्वव्यापी स्तर पर हम कह सकते हैं कि भारत के अंतर्गत एक तरीके से बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ और इसका बहुत बड़ा प्रभाव भी पड़ा कि अंग्रेज हमारे देश में अपनी वस्तुओं को जो बेचते थे, हम आपको एक उदाहरण द्वारा समझा देना चाहते हैं कि इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव क्या था। प्रत्यक्ष तो आपने देखा ही, अप्रत्यक्ष प्रभाव ये था कि भारतीय लोगों के लिए अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई वस्तुओं को भारत के लोग जब बहिष्कार करने लगे, खरीदारी करने से मना करने लगे और उन्होंने अपने ही देश की वस्तुओं को यूज करना चालू किया, इस तरीके से उनके जो बाजार थे, उनके जो व्यापार थे, उसमें क्या हुआ, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। और आगे इसके बाद हम आपको बताएंगे कि भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ पे आप इसका पहला भाग पढ़ें, अगले वीडियो में हम आपको दूसरा भाग पढ़ाएंगे जिसमें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इसके बाद भी बहुत सारे आंदोलन हुए और इसी के अंतर्गत आपको पढ़ाया जाएगा रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा की घटना और भी बहुत सारी चीजें इसमें आपको बताई जाएगी जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ इसकी जो पृष्ठभूमि है उसी से वो क्या है, जुड़ी हुई है। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा क्लास अच्छा लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि हम जो बता रहे हैं वो आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के सिलेबस के अनुसार बता रहे हैं और उसी सिलेबस से हम चल रहे हैं और अच्छे तरीके से हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कम समय में जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न आते हैं उसी पॉइंट को हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। आगे आप घर पे रहकर अच्छे तरीके से इसका अध्ययन करेंगे। फिर हम अगले क्लास में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।